सामने। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और मिड डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो 80% बनाम 20% की बात कर रही हैं। सच ये है कि ये 99% बनाम 1% है। इस देश में यूपी समेत सच ये है कि सरकार के कुछ दोस्त और बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें ही फायदा पहुंच रहा है, बाकी सब बहुत दर्द में है। प्रियंका ने हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा, हम लोग यूपी में बेरोजगार लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार ने शिक्षा पर कितना बजट खर्च किया है, इस पर बात आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ऐसे मुद्दों पर बात क्यों कर रहे हैं जिनका यूपी के विकास से कोई भी लेना देना नहीं? जब उनसे यूपी में चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद है, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए खुला है। यानी कांग्रेस किसी भी दल के साथ चुनाव बाद गठबंधन करने को तैयार है। प्रियंका गांधी ने इंटरव्यू के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के यूपी चुनाव के दौरान लो प्रोफाइल कैंपेन पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा, मैं ये देखकर काफी हैरान हूं कि 6 से 7 महीने पहले हम सोचा करते थे कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है, शायद चुनाव शुरू होते ही वो एक्टिव होंगे, लेकिन हम चुनाव के बीच हैं और वो अब तक एक्टिव नहीं है, वो बहुत खामोश है। मैं समझ नहीं पा रही हूं। और यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का एक बयान भी सामने आया है जिससे हलचल मच गई है। वो आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि जब प्रियंका ने संवाददाताओं से वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि यूपी में सीएम फेस के लिए कोई और दिख रहा है क्या, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के गठबंधन के लिए सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं। आप भी सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों का फायदा उसी तरह की राजनीति से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता का फायदा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे उठने चाहिए। तो ये जो पार्टियां सांप्रदायिकता और जातिवाद की वजह से जिनका जो आगे बढ़ती हैं, उनका तो एक ही खेल होता है, तो दोनों एक दूसरे का फायदा ही करते हैं। और क्या होता है, कोई हेजिट नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? तो बीजेपी और सपा एक ही बिसात पर हैं, प्रियंका गांधी कहती नजर आई। और सीएम वाले बयान पर जब पत्रकारों ने सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में क्या मेरे अलावा कोई और चेहरा आपको नजर आ रहा है? इस बयान पर भी उन्होंने अपनी बात को साफ किया है। और इन्हीं तमाम बदलते बयानों को लेकर और जिस तरह से सरकार को निशाने पर ले रही हैं प्रियंका गांधी, हमारे कार्यकारी संपादक का रुख कर लेते हैं। अनिल मिश्रा जी हैं हमारे साथ। तो मिश्रा जी, हमने देखा कि बीते कल किस तरह से प्रियंका गांधी ने सवाल के जवाब में ये कहा था कि सीएम फेस मेरे अलावा और कौन हो सकता है, उत्तर प्रदेश में आपको कौन दिखाई दे रहा है? लेकिन अब एक इंटरव्यू के दौरान वो ये भी कह रही हैं कि मैंने चिढ़कर ये बात कह दी थी क्योंकि बार बार सवाल पूछे जा रहे थे। पहले तो इसे आपसे समझना चाहेंगे, आखिर ऐसा क्यों? आपने देखिए, प्रियंका जी ने जिस ढंग से कल पत्रकारों के सम्मेलन में ये बात बोली थी कि मेरे सिवा और कोई चेहरा आपको दिखता क्या, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो चुनाव के को लेकर हमेशा ये क्वेश्चन कांग्रेस या प्रियंका से पूछा जाता है कि आपके यहाँ चेहरा कौन है, क्योंकि बीजेपी में योगी, एसपी, सपा में अखिलेश, बसपा में मायावती, इस तरह बाकी जितनी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनके सबके चेहरे पहले दिन से क्लियर है। लेकिन कांग्रेस का लगभग इतिहास रहा है, कोई चेहरे को लेकर कभी फ्रंट पे चुनाव में नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन न कि उत्तर प्रदेश, बार बार हर स्टेट में जब इनसे पूछा जाता है तो
कहीं ना कहीं इनके लिए एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन चूंकि पूरी बागडोर प्रियंका ने संभाल रखी है और इस क्वेश्चन को बार बार आने पर उन्होंने एक जिसको कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तरफ उन्होंने पत्रकारों का मुंह भी बंद कराया, एक कहीं ना कहीं मैसेज भी दिया कि लोगों को एक मैसेज मिलना चाहिए कि कल अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं। निश्चित रूप से चूंकि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में ऐसा एक नहीं है जिसको आगे लाकर चुनाव लड़ा जा सके या कहा जा सके ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, तो उसमें प्रियंका ने अपने चेहरे को एक गेम के तहत तो मिश्रा जी यानी डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी बात तो रखी दी है सामने, लेकिन जब उनसे चुनाव बाद गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए पूरे दरवाजे बंद है, कोई भी पार्टी हो उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे लेकिन बीजेपी के लिए पूरे दरवाजे बंद हैं। हाँ जी, कल और परसों अगर दो जगह अभी तक का उनका एक इरादा था और यहाँ तक कि उन्होंने किसी एक अपने इंटरव्यू में इतना तक कहा था कि हम सपा को कहीं न कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज जाकर फिर फाइनली उनका ये कहना कि बीजेपी और सपा दोनों एक ही दिशा पर है, तो उसका कारण है कि चुनावी रणनीति के तहत बोला जाता है क्योंकि दो प्रमुख पार्टियां जो फाइट कर रही हैं वो बीजेपी और सपा ही है। उसके पैरेलल कांग्रेस अपने को खड़ा करने का प्रयास कर रही है और ये बिल्कुल सच है कि प्रियंका को खुद स्थिति मालूम है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है और कितनी सीट लेकर आने जा रही है। तो इसलिए इन चीजों को बैलेंस रखते हुए एक तरफ वो प्रयास कर रही है कि हम अपने को कमजोर न दिखाएं और एक मैसेज देना चाहती है कि हम इन दोनों पार्टियों के पैरेलल खड़े हैं, और दूसरी तरफ कहीं न कहीं वो एक ऑप्शन भी खुला रखना चाहती है कि कल अगर ऐसी नौबत आती है जहां बीजेपी को रोकना जो सबसे बड़ा टारगेट है कांग्रेस को या सारी विपक्षी पार्टियों का, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम बीजेपी के सिवाय किसी भी पार्टी के साथ खड़े होने के लिए सोच सकते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर। ठीक है मिश्रा जी, राजनीतिक मैसेज होता है जो पार्टियां देती है। जी, एक चीज और हम यहाँ जरूर समझना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति है आपने खुद ही कहा कि प्रियंका गांधी जानती है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के फिलहाल हालात क्या है। ऐसे में 40% टिकट की जो बात उन्होंने कही थी कि महिलाओं को दी जाएगी, एक बड़ा दांव चुनाव से पहले उन्होंने खेला, और दूसरी तरफ अब अपने घोषणा पत्र के जरिए युवाओं की चिंता उन्होंने दिखाई है कि हम युवाओं को लेकर चिंतित है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने युवाओं का भी जिक्र किया, कहा कि हम बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम और सभी मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन जो असल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करते। तो युवाओं का ध्यान अपनी और आकर्षित वो कह सकते हैं कि करती नजर आ रही हैं। इस मुद्दे को उठाकर जो सबसे अहम और गंभीर मुद्दा है, क्या लगता है इसका कितना फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए प्रियंका ने जो एक चुनावी रणनीति के तहत आधी आबादी खास महिलाओं को लेकर एक चाल चली कहिए या उन्होंने एक एजेंडा डाला और जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रही। महिलाओं के बीच अपनी घुसपैठ बनाने का प्रयास किया और उसके तहत उन्होंने 40% टिकट भी देने का वादा किया और देकर अभी तक दिखाती चली आ रही है। लेकिन उनको मालूम था कि इससे नैया पार होने वाली नहीं है। उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश से नहीं देश की है, लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि लगभग 24 करोड़ पॉपुलेशन का प्रदेश है और यहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उस युवाओं में बेरोजगारी का जो एक समस्या है रोजगार को लेकर, उसको उन्होंने छूने की कोशिश की है। और चूंकि चुनाव पूरी तरह से युवाओं पर ही डिपेंड करता है, उत्तर प्रदेश में युवा की संख्या अत्यधिक मात्रा में है, तो उसको कहीं न कहीं उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्रयास किया है, जिसके तहत उन्होंने नौकरियां देने का जो एक वादा किया है, कितनी नौकरियां दी जाएगी, इस तरह पूरे एक जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म उन्होंने प्ले किया है और उसमें उन्होंने यहाँ तक कि एक टाइम टेबल शेड्यूल पूरा डिक्लेयर करने का कोशिश किया है अपने घोषणा पत्र में। खैर अब देखने वाली बात होगी मिश्रा जी की जो आकर्षित वो करने चाह रही हैं युवाओं को, कितना इसमें सफल हो पाएंगी। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी सरकार हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर जो भी विकास के मुद्दे लेकर बड़ी बड़ी बातें पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी अपने स्वर मुखर करते हुए सरकार पर निशाना साधते नजर आई हैं। और उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच आज सियासत का सुपर शनिवार है। पहले चरण की वोटिंग से पहले आज बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है, अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने वाली है। अखिलेश भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर ले सकते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। शामली और मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक और मंथन करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी भी अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा करेंगे, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ बैठक करेंगे।
कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घर घर जाकर वोट की अपील भी करेंगे। तो वहीं बिजनौर और गजरौला का मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज यूपी के प्रवास पर रहेंगे, जहां कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन वो करने वाले हैं। और वहीं महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अब पणजी में लड़ाई बेईमानी और चरित्र के बीच होगी, क्योंकि उत्पल पर्रिकर, जो कि गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं, घोषणा की कि वो पणजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बताते चलें कि उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिन ही उत्पल ने पणजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की थी। हालांकि बीजेपी पार्टी द्वारा पणजी से टिकट न मिलने से नाखुश थे। दरअसल पणजी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अतानासियो मोंसेरेट ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अनुरोध कर मनाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान मोंसेरेट ने कहा कि पार्टी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अगर उनके पिता मनोहर पर्रिकर जिंदा होते तो ये बात कभी नहीं होने देते। और मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास 20 मंजिला कमला बिल्डिंग में आग लगने में अपडेट सामने आया है। दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। बीएमसी ने जानकारी दी कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक कुल 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसमें से 4 लोगों को नायर अस्पताल ले जाया गया था। यहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। 15 लोगों को भाटिया अस्पताल ले जाया गया था। भाटिया अस्पताल में 3 लोगों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जबकि 12 लोग सामान्य रूप से जख्मी हैं, उन्हें जनरल वार्ड में रखा गया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि 6 वृद्ध लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी और उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित यानी शिफ्ट कर दिया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा है। सभी लोगों को बचा लिया गया है। बताते चले कि इससे पहले ठाणे के भिवंडी इलाके में काजी कंपाउंड के बंद कपड़े की फैक्ट्री में रविवार रात आग लग गई थी। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई थी और आग की सूचना मिलते ही कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग लगने के कारणों के बारे में अभी साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की भी कोई सूचना नहीं है। बढ़ते आगे, चुनाव आयोग आज 5 चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ समीक्षा बैठक की है। चुनावी राज्यों में क्या रैलियों, बड़ी जनसभाओं और रोड शो को इजाजत दी जाए या नहीं से लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार को बैठक की। बताया जा रहा है कि रैलियों और बड़ी जनसभाओं पर प्रतिबंध 1 और हफ्ते के लिए जारी रखा जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए थोड़ी रियायत और दी जा सकती है, लेकिन इस बीच राजनीतिक दलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो। इसके अलावा बैठक में कोविड नियमों के उल्लंघन के मामलों पर भी चर्चा हुई है। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को पहले से 22 जनवरी तक बढ़ाया हुआ है। हालांकि आयोग ने राजनीतिक दलों को 300 लोगों या स्थल की क्षमता के लिए 50% के साथ इंडोर बैठकें करने की अनुमति दी है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को सभी राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर रोक लगा दी थी और सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की इजाजत दी गई थी। चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उनके मुताबिक राजनीतिक दलों द्वारा कोई भी पदयात्रा, साइकिल यात्रा या रोड शो निकालने पर रोक है। और उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 4 किसानों के खिलाफ 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की हत्या के मामले में शुक्रवार को चार्जशीट दायर की। घटना 3 अक्टूबर की है और घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। यह मामले में दूसरी चार्जशीट है। इस केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र भी आरोपी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में 1300 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। किसानों की पहचान गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्रा सिंह के रूप में हुई है। इनमें से 3 किसानों के खिलाफ धारा 302, 143, 147, 148, 323, 325, 427 और 436 के तहत केस दर्ज किया गया है। विचित्रा सिंह के खिलाफ धारा
109, 427, 114, 436 और 504 के तहत दर्ज किया गया है। मामले में 3 अक्टूबर को अजय मिश्र की गाड़ी से कुचलने के बाद 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा में 3 और लोगों की मौत हुई थी। इसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता और एक ड्राइवर शामिल थे। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि जांच में बीजेपी कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की मौत में 3 किसानों का सीधा संबंध पाया गया है। पुलिस ने वीडियो फुटेज, मोबाइल फोन और कॉल डिटेल के रूप में साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। और वहीं पूर्व भारतीय फुटबॉलर सुभाष भौमिक का शनिवार को कोलकाता में निधन हो गया। 71 साल के सुभाष 1970 में हुए एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में बतौर खिलाड़ी और कोच काफी सफलता हासिल की। AIFF ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की और सुभाष को श्रद्धांजलि भी दी है। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। भौमिक का जन्म 2 अक्टूबर 1950 को हुआ था। 20 साल की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। 30 जुलाई 1970 को मर्डेका कप में फार्मोसा के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। उन्होंने भारत के लिए 24 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जिसमें उन्होंने 9 गोल किए। 1971 को मर्डेका कप में उन्होंने फिलीपींस के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी और इस मैच में भारत को 5-1 से जीत मिली थी। भौमिक के जाने से फैंस में काफी निराशा है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दुख भी जाहिर किया है और देश के लिए ये काफी बड़ी क्षति। और बिहार की नीतीश सरकार सुशासन को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रहती है, लेकिन आरा से ये खबर सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। बिहार में बालू के काले धंधे में अब लाल खून भी बहने लगा है। खासकर भोजपुर, रोहतास और सारण में बालू धंधेबाजों की तरकार जानलेवा होने लगी है। आरा जिले में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे इस दौरान गोलीबारी हुई और 2 लोगों की मौत हो गई है। बताते चले ये विवाद राजापुर कमालूचक के दियारा क्षेत्र में अवैध बालू खनन और घाट के रास्ते को लेकर चल रहा है। इसे लेकर 2 गुटों में जमकर गोलियां चली हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और ये तस्वीरें काफी हैरान और परेशान कर देने वाली है और अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और बढ़ते आगे, केंद्र ने अब अपने नए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों को महामारी से निजात पाने के बाद यानी अगले 3 महीने तक के लिए एहतियाती खुराक को भी टाल दिया जाए। साथ ही ये भी कहा कि कोरोना से संक्रमित लोगों को रिकवरी के बाद अपने 3 महीने तक कोई भी खुराक न दी जाए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में इस साल की शुरुआत से ही एहतियाती खुराक देने की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे अपने पत्र में कहा कि कोविड बीमारी वाले पात्र व्यक्तियों को एहतियाती खुराक दिए जाने के संबंध में मार्गदर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा, कृपया ध्यान दें, लैब टेस्ट में कोरोना महामारी से संक्रमित होने की पुष्टि होने वाले लोगों को SARS-2 कोविड-19 से ठीक होने के बाद अगले 3 महीने तक एहतियाती खुराक समेत सभी कोविड टीकाकरण को स्थगित कर दिया जाएगा। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के बीच कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक शुरू करने के लिए केंद्र के फैसले की घोषणा की थी। यह फैसला ऐसे समय में किया गया जब ओमिक्रॉन की वजह से देश में महामारी के मामलों में भारी वृद्धि होने और तीसरी लहर को लेकर बड़ी चिंता जताई गई थी। केंद्र ने यानी कि उनकी तरफ से और राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया कि पात्र लोगों में उन्हें ही वैक्सीन की तीसरी डोज मिलेगी जिन्होंने शुरुआती दोनों डोज ले लिए हैं। केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है राज्य सरकारों को। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने तक कोई भी डोज ना दी जाए, एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है और इस फैसले को देखते हुए चिट्ठी भी लिखी गई है और इस चिट्ठी का जिक्र किया गया है ताकि जो राज्य सरकारें हैं वो एहतियात के तौर पर लोगों को कोरोना संक्रमित होने से बचने के लिए ये अहम कदम उठा सकें।
और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बीते दिनों से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे थे, जो लोगों की चिंता को भी बढ़ा रहे थे। लेकिन अगर कल के मुकाबले आज की हम बात करें तो आज कोरोना के मामले कम हुए हैं, घटे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एहतियात ना बरतें। हमें लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए खुद अलर्ट और सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि कोरोना के अभी तक ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,37,704 नए केस सामने आए हैं। 488 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10,050 मामले सामने आए हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 17.22% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21,13,365 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,88,884 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,42,676 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,63,01,482 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे में बार बार जिस तरह से हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, ऐसे में उनकी तरफ से भी यही बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों को भी सतर्क और अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ हम एक बार फिर आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं तो आपको इसे तुरंत लेना होगा, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और आप संक्रमण से बच सके। मिड डे न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।